प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाई, कितने समय से इंतजार कर रहे हैं आप? 4 घंटे से। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप इतनी दूर से यहाँ मेरी बातों को सुनने आए हैं और ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रेवंत रेड्डी जी, श्री माणिकराव ठाकरे जी, श्री राम मोहन रेड्डी जी, श्री मनोहर रेड्डी जी, श्री तिरुपति रेड्डी जी, श्री एमडी यूसुफ जी, श्री देव मोलनायक जी, श्री एनएम प्रशांत जी, श्री विश्वनाथ जी, मंच पर उपस्थित सभी कांग्रेस के नेतागण, पदाधिकारी, कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता, मेरी प्यारी बहनें, मेरे प्यारे भाई, इस सभा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जय बोलो तेलंगाना, जय बोलो तेलंगाना, जय बोलो तेलंगाना, जय बोलो तेलंगाना। महालक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामी की जय, वेंकटेश्वर स्वामी की जय, श्री लक्ष्मा जी की जय, रेणुका यल्लम्मा देवी जी की जय। रेवंत जी मेरे साथ खड़े हैं, आप सब इनको जानते हैं, जब मैं पहली बार रेवंत जी से मिली तो मुझे बताया गया कि एक बहुत कर्मठ नेता है तेलंगाना के, उनसे मिलते हैं। तो जब मेरे पास आए और मेरे से बात की उन्होंने, तो मुझे एकदम पता चला कि उनके दिल में आपके लिए दर्द है। उन्होंने मुझे अपने 20 साल के संघर्ष के बारे में बताया। जब से वो विद्यार्थी थे तब से वो लड़ते रहे और संघर्ष करते रहे। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे ये बन रहा है, वो बनना है, ये पद चाहिए, वो पद चाहिए। उन्होंने मुझे कहा कि तेलंगाना के बदलाव के लिए, तेलंगाना के विकास के लिए वो काम करना चाहते। तो आज चुनाव का लगभग आखिरी दिन है, कल आखिरी दिन है। चुनाव खत्म होने वाला है, प्रचार खत्म होने वाला है। कुछ दिनों में आप सब अपना वोट डालने जाएंगे। किसको वोट दोगे? लेकिन आज क्योंकि चुनाव के आखिरी दिन है प्रचार के, मैं आपसे थोड़ी गहराई में बात करना चाहती हूँ। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कौन से सवाल आपको पूछने चाहिए कि कुछ दिनों में चुनाव आ रहा है, तो अंदर आपको क्या महसूस हो रहा है, क्या क्या आप चाहते हैं, क्या क्या उम्मीदें हैं सरकार से और राजनीतिक दलों से। देखो, ये प्रदेश आपने बनाया है, ఈ రాష్ట్రాన్ని మీరు ఏర్పరిచిన రాష్ట్రం ఇది। आपका आंदोलन था, यहाँ के नौजवानों का, किसानों का, मजदूरों का, बहनों का आपका आंदोलन था जिसने ये प्रदेश बनाया। आपने अपने अधिकार मांगे, अपनी आवाज उठाई और आपकी आवाज को सुना। कांग्रेस पार्टी ने, उस समय सोनिया गांधी जी मेरी माता जी थी, उन्होंने आपकी आवाज को सुना, आपके संघर्ष को समझा और आपकी परेशानियों को समझा। लेकिन संघर्ष आपका था, आपके खून पसीने से बना ये प्रदेश। सैकड़ों नौजवानों ने अपनी जान दी कि तेलंगाना बने और प्रदेश की सारी जनता ने एक सपना देखा था। वो सपना था कि तेलंगाना में अपना ही राज होगा, कि तेलंगाना में ऐसी सरकार बनेगी जिससे सब नौजवानों को रोजगार मिलेगा, तेलंगाना का विकास होगा। यही था आपका सपना और यही आज आपका सपना है। जब हमारे साथी या हमारे परिवार के सदस्य एक आंदोलन के लिए या अपने जिन चीजों में विश्वास करते हैं उसके लिए अपनी जान देते हैं, तो हमें उनके प्रति बहुत श्रद्धा होती है। जब शहादत देते हैं देश के लिए, प्रदेश के लिए, जनता के लिए, तो और भी हमारी श्रद्धा उनके प्रति बढ़ती है। मैं ये बात अच्छी तरह से निजी तौर से जानती हूँ क्योंकि मेरी दादी जी इंदिरा गांधी जी ने भी इस देश के लिए शहादत दी। मेरे पिताजी भी इस देश के लिए शहीद हुए, उनके खून के बूंद इस धरती में मिले हुए हैं। इसीलिए मैं समझती हूँ कि जो शहीद होता है उसके परिवार वाले, उसके करीबी, उसके साथी क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं।
और मैं अपने अनुभव से ये कह सकती हूँ कि वो यही चाहते हैं कि इनकी शहादत व्यर्थ न हो। जिन असूलों के लिए, जिस मिट्टी के लिए वो शहीद हुए, उसका अच्छा हो, वो बने रहें और अच्छी तरह से सबका उस मिट्टी में, उस देश में, उस प्रदेश में विकास हो, सब आगे बढ़ें। इसलिए मैं जानती हूँ कि तेलंगाना में भी जो आंदोलन हुआ, आप उसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते। आपने तेलंगाना का सपना देखा, वो सपना साकार हुआ, तेलंगाना प्रदेश बना, आपने एक सरकार चुनी, बीआरएस की, केसीआर जी की सरकार आई। मैं केसीआर जी को जानती नहीं हूं, इसीलिए मैं उनकी नीयत के बारे में बोल नहीं सकती, लेकिन मुझे लगता है कि जब शुरू में सरकार बनी होगी तो हो सकता है कि उनकी भी नीयत सही थी, अच्छी थी, और वो भी चाहते थे कि आपके लिए विकास होगा। मैं केसीआर जी को जानती नहीं हूं, लेकिन उनके काम को जानती हूं। और जैसे आपने 10 सालों में इनके सरकार का काम देखा, उसी तरह से हम कांग्रेस के नेताओं ने भी उस काम को देखा। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चले गया, हमें यही दिखा कि सत्ता मिल गई, पैसा मिल गया, भ्रष्टाचार फैलने लगा और जनता के जो सपने थे, जनता की उम्मीदें थी, जनता की आशाएं थी, उन्हें भूला गया। हम सब देख के चौंक गए कि केसीआर जी के परिवार के एक एक सदस्य को मंत्री का पद मिल रहा था, बड़े बड़े रोजगार मिल रहे थे, बड़े बड़े महल बन रहे थे, लेकिन जनता पीछे चली जा रही थी। गरीब और भी गरीब होते चला जा रहा है। जहां नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए था, उनकी आशाएं बढ़नी चाहिए थी, इतना मजबूत आपका प्रदेश है, इतनी तकनीकी आपके पास सुविधाएं हैं, आप पढ़े लिखे हो, लेकिन हमने देखा कि नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ के किसान परेशानियों से लदे हुए, महंगाई का सामना करने की कोशिश कर रहे, खेती से कमा नहीं पा रहे, सही दाम नहीं मिलता फसल का, सहायता नहीं मिलती सरकार की, कर्ज में डूब रहे, आत्महत्या करने लगे। 5 सालों में चुनाव आया, चुनाव के पहले कुछ ऐसी स्कीम ले आए जिससे फिर से वोट पा गए और फिर से इनकी सरकार बनी। अब 10 साल बीत चुके हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मुझे बताओ, आपको रोजगार दिया केसीआर जी ने? అక్కా చెల్లెల్లారా 10 సంవత్సరాలు గడిచిపోయింది. ఒక్కసారి నాకు చెప్పండి, ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మీకేమైనా ఉద్యోగాలు వచ్చాయా? मेरे किसान भाइयों, आपकी सहायता की, आपके कर्ज माफ किए, आपको सही दाम दिया। मेरी बहनों, देश में इतनी महंगाई है, बढ़ती चली जा रही है। कांग्रेस की सरकारों ने अपने प्रदेशों में महंगाई के राहत के कैंप लगाए। क्या आपको केसीआर जी ने महंगाई से राहत दी? आप पे जो अत्याचार हो रहे हैं, रोज रोज उनको रोका। मेरे दलित और आदिवासी भाई बहनों, आपके लिए क्या किया केसीआर जी ने? कुछ किया ना? आपको पट्टे दिए, आपकी सहायता की, आपको आगे बढ़ाया, तो क्या मिला तेलंगाना की जनता को? बीआरएस के 10 साल के राज में आपको क्या मिला? आपको भ्रष्टाचार मिला। हर स्तर पर एक भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है तेलंगाना में जो पूरा हुआ है, और एक भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें से सारे पैसे इन्होंने खींचे और अपने मित्रों को, अपने परिवार को, अपने पूरी पार्टी को सींचा। आपको छोटे से छोटे काम के लिए कमीशन देना पड़ता है। कहाँ जाता है वो कमीशन? ये बीआरएस इतनी अमीर पार्टी है, इनके सारे नेताओं के बड़े बड़े महल हैं, खूब पैसे हैं। अब चुनाव है, पोल मैनेजमेंट में खर्चा होगा इनका, आप खुद देखेंगे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये पैसे इनके पास कहाँ से आए? आपको मालूम है कि लोकतंत्र में, जो कि हमारे देश में है, उसमें पैसे सरकार के नहीं होती, सारी जो संपत्ति होती है सरकार की, वो जनता की संपत्ति होती है। बहनों, जब आप सुनती हो कि इस प्रोजेक्ट में इतना बड़ा घोटाला हुआ, हजारों करोड़ रुपए किसी को मिल गए, किसी नेता ने खाए,
तो आपको क्या लगता है कि एक दूसरे के पैसे खा रहे हैं? ये आपके पैसे हैं जो चोरी हो रहे हैं। ये वो पैसे हैं जो आपकी स्कीम्स में जाने चाहिए। ये वो पैसे हैं जिनसे किसानों के कर्ज माफ होने चाहिए। ये वो पैसे हैं जिनसे आपको रोजगार मिलना चाहिए। ये वो पैसे हैं जिनसे मेरी बहनों के खाते में हर महीने पैसे जाने चाहिए। बहनों और भाइयों, देश में आज जो परिस्थितियां हैं उनको अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है। देश में नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी की सरकार है। 10 सालों से ये सरकार चल रही है। 10 सालों से यहाँ प्रदेश में बीआरएस की सरकार चल रही है। आज देश की परिस्थिति ये है कि देश का किसान औसत 27 रुपए एक दिन में बनाता है और एक उद्योगपति नरेंद्र मोदी जी के दोस्त अडानी जी एक दिन में 1600 करोड़ रुपए कमाते हैं। आज देश की परिस्थिति ये है कि जितने भी देश की संपत्ति थी, बड़े बड़े बंदरगाह, बड़े बड़े हवाई अड्डे, बड़ी बड़ी कंपनियां जिनसे जनता को रोजगार मिलता था, वो एक के बाद एक नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपतियों को कौड़ियों के दाम में बेच दी और सौंप दी। देश की परिस्थितियां ये हैं कि जब देश का किसान महीनों के लिए आंदोलन कर रहा था, बगैर पानी के, बगैर बिजली के, जब सैकड़ों किसान शहीद हुए, तब नरेंद्र मोदी जी अपने घर से बाहर ही नहीं आए उनकी बात सुनने के लिए। जब किसान कर्ज में डूब रहा होता है, तब सरकार, केंद्र की सरकार कहती है हमें कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन अडानी जी, अंबानी जी के हजारों करोड़ रुपए माफ कर देते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कुछ सालों पहले अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे। 2 हवाई जहाज 16,000 करोड़ रुपए के। एक नरेंद्र मोदी जी के लिए 16,000 करोड़ रुपए किसके थे? जनता के पैसे थे। उन्होंने खर्चे। उसी समय यूपी के किसानों का बकाया, गन्ना के किसानों का बकाया 15,000 करोड़ रुपए था। उसी समय नरेंद्र मोदी जी की सरकार कह रही थी हमें तुम्हारे बकाये को खत्म करने के लिए पैसे नहीं है, देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन उतने ही पैसे उन्होंने खर्च किए अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदने के लिए। पूरे देश भर में आज सरकारी कर्मचारियों की एक ही मांग है, हमें पुरानी पेंशन दो। इसके लिए भी केंद्र सरकार कहती है हमारे पास पैसे नहीं है। तो बहनों और भाइयों, अच्छी तरह से समझ लो, किसानों के लिए पैसे नहीं है, कर्मचारियों के लिए पैसे नहीं है, महिलाओं के लिए मदद करने के लिए पैसे नहीं है, नौजवानों के लिए रोजगार बनाने के लिए कुछ समस्या, कुछ योजना नहीं है, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के लोन माफ करने के लिए पैसे हैं, हवाई जहाज खरीदने के लिए पैसे हैं, नए संसद भवन बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्चने के लिए पैसे हैं, बड़ी बड़ी इमारतों के लिए, G20 के लिए पैसे हैं, लेकिन इस देश की जनता के लिए जनता के अपने पैसे नहीं है। भाइयों और बहनों, देश में जो केंद्र सरकार चल रही है सिर्फ अपने लिए सत्ता बनाने के लिए और अपने लिए इस भ्रष्टाचार करने के लिए और पैसे बटोरने के लिए है। आज भाजपा देश नहीं, दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है बीजेपी। ये सारे आपके पैसे हैं बहनों और भाइयों। तेलंगाना की सबसे अमीर पार्टी कौन सी है बताओ मुझे? बीआरएस। ये पैसे इनके पास कहां से आए? केंद्र में बीजेपी, तेलंगाना में बीआरएस। जब बीजेपी को मदद चाहिए दिल्ली में बीआरएस उन्हीं के साथ वोट करती है पार्लियामेंट में, और जब बीआरएस को यहाँ पे मदद चाहिए होती है तो बीजेपी आके उसकी मदद करती है। आपने 10 सालों से अपने प्रदेश में एक आलसी, निकम्मी और एक ऐसी सरकार देखी है जिसका सिर्फ नाम भ्रष्टाचार से बना है। पूरे देश के इतिहास में ये पहली बार होगा कि एक मुख्यमंत्री अपने फार्म हाउस से सरकार चला रहा है और इनकी सरकार लैंड माफिया, सैंड माफिया, वाइन माफिया, माइन माफिया को संरक्षण दे रही है। धरनी पोर्टल जैसी स्कीम लाते हैं जिसमें आप फॉर्म भरते हैं, आपकी जमीनें जब्त हो जाती हैं। प्रदेश शराब में डूब रहा है, किसान कर्ज में डूब रहा है, नौजवान की कोई उम्मीद नहीं है, कोई भविष्य नहीं दिख रहा है, अंधकार दिख रहा है उसको। दोराला तेलंगाना मजबूत हो रहा है और यहाँ की रायतू और प्रजा कमजोर हो रही है।
एक ऐसी सरकार बनाओ, बदलाव लाओ। ये तुम्हारा प्रदेश है, ये तुम्हारा प्रदेश है, तुम्हारे लिए मैं ये कह रही हूँ। आपके प्रदेश में जो राजनीति चल रही है वो आलस की राजनीति है। वो आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो समझ नहीं रहे हैं कि सत्ता आपने दी है। रेवंत जी मंच पे खड़े हैं, मैं मंच पे खड़ी हूँ, आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आए हैं। हम आपके प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। हमारा और कोई धर्म नहीं है, हमारा धर्म आपकी सेवा है। ये सबसे पहला सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए नेता का। लेकिन बीआरएस के नेता भूल चुके हैं ये धर्म। उनको लगता है कि कुछ भी करें, वोट आपसे मिलेगा, सत्ता में रहेंगे, कमाएंगे, अपने महल बनेंगे, बनाएंगे और वही आगे बढ़ते चले जाएंगे और तेलंगाना की सारी जनता पीछे रह जाए। आपकी परवाह नहीं है बहनों और भाई। इंदिरा गांधी जी बोलती थी कि जनता से बड़ा कुछ नहीं होता और जनता में सबसे ज्यादा विवेक होता है, सब समझती है जनता। मुझे इस बात में पूरा विश्वास है। मैं जानती हूं कि आप सब कुछ समझ रहे हैं। ये सारे खेल जो आपके साथ खेले जा रहे हैं, आपको कुछ कहते हैं नेता, कुछ और करते हैं। चुनाव के समय आपसे वोट मांगते हैं, चुनाव के बाद आपको भूल जाते हैं। अपने अपने महल बनाते हैं, आपके लिए झुग्गी झोपड़ी भी नहीं बनाते हैं। अपने बच्चों परिवारों को मंत्री बना देते हैं, लेकिन आपको रोजगार नहीं देते। आप सब समझ रहे हो, मैं जानती हूं। देखो, आपको जागरूक बनना पड़ेगा। अगर आप जागरूक नहीं बनेंगे, अगर आप नेता से सवाल नहीं करेंगे, अगर आप राजनीतिक दलों को जवाबदेह नहीं बनाएंगे तो नुकसान आपका होगा। नेता को समझाना बहुत जरूरी है बहनों और भाइयों। अगर नेता आपके लिए काम नहीं कर रहा है, किसी भी पार्टी का नेता हो, चाहे कल को कांग्रेस पार्टी का नेता ना हो, उन्हें सही रास्ता दिखाना जनता का काम होता है। प्रति और आपके अपने बच्चों के प्रति और उनके भविष्य के प्रति आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को गहराई से समझो। अपना वोट कभी व्यर्थ मत करो। इसी वोट में आपके 5 सालों का भविष्य बंधा हुआ है। आज मैं आपके सामने खड़ी होकर जो हमारी घोषणाएं हैं वो करने जा रही हूं। मैं आपको अपनी गारंटी बताने जा रही हूं और मैं जानती हूं कि क्योंकि मैं इंदिरा जी की पोती हूं और सोनिया जी की बेटी हूं, आप मेरी बातों को वजन देते हैं। आप जानते नहीं कि मेरे दिल में इसका क्या मतलब है, कि मैं अपनी जिम्मेदारी का कितना एहसास करती हूँ। मुझे महसूस होता है कि अगर मैं यहाँ खड़े होके आपको झूठा वादा करूँ तो उनके साथ भी गलत कर रही हूँ और आपके साथ भी गलत कर रही हूँ। मुझे सिखाया गया है कि राजनीति का मतलब है सच्चाई, जनता की सेवा और जनता के प्रति समर्पित रहना। और मैं फिर भी आपसे कहती हूँ कि जो बातें मैं आपके सामने कर रही हूँ वो सिर्फ क्योंकि मैं कह रही हूँ उनको मत मानो, अपने आप पता करो। जब मैं कहती हूँ कि हमारी गारंटी है कि हम महिलाओं के खाते में 2500 रुपए हर महीने डालेंगे, जब मैं ये कहती हूँ तो पता करो कि कर्नाटका में कांग्रेस ने ये गारंटी दी थी। क्या कर्नाटका में ये सच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? खुद पता करो, पूछो अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से जो कर्नाटका में हैं। पता चलेगा कि हाँ, ये लोग अगर कुछ कह रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, इसका कुछ सही आधार है, तभी अपना वोट दो। तो मैं आपको कांग्रेस की 6 गारंटी बताने जा रही हूं और साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि ये गारंटी किस आधार पे हम दे रहे हैं और किस किस प्रदेशों में हमने पूरी की है। पहली गारंटी, महालक्ष्मी योजना। महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए उनके खाते में दिए जाएंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपए का मिलेगा और बस की यात्रा फ्री में पूरे तेलंगाना में मेरी बहनें करेंगी। कर्नाटका में मेरी बहनों फ्री बस यात्राएं कर रही हैं। कर्नाटका की बहनें, जब से कांग्रेस की सरकार आई, पहले मंत्रिमंडल की मीटिंग हुई, उसमें तय किया गया और तब से ही मेरी बहनों के खाते में पैसे आ रहे हैं। दूसरी गारंटी, रायतू भरोसा। रायतू भरोसे में
किसानों को 15,000 रुपए प्रति एकड़ सालाना दिया जाएगा और खेत मजदूरों को 12,000 रुपए। धान पर 500 रुपए प्रति क्विंटल आपको बोनस मिलेगा और 2 लाख तक फसल लोन माफ होंगे जहां जहां जरूरत होगी। छत्तीसगढ़ में धान का सबसे ज्यादा एमएसपी कांग्रेस की सरकार ने किसानों को दिया और छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों में किसानों के कर्ज माफ किए। तीसरी गारंटी गृह ज्योति योजना, इसमें 200 यूनिट बिजली आपको फ्री मिलेगी और 24 घंटे बिजली आपको मिलेगी। चौथी गारंटी इंदिरा इंड्लू स्कीम, इसमें जब आप घर बनाना चाहेंगे तो आपको घर के लिए जमीन फ्री में मिलेगी और 5 लाख रुपए घर को बनाने के लिए मिलेंगे। राज्य आरोग्य श्री योजना 5वीं गारंटी, इसमें 10 लाख तक आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 10 से 25 लाख तक फ्री में इलाज हुआ है। कांग्रेस की सरकार में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हार्ट की सर्जरी, बड़ी बड़ी कैंसर का इलाज, ये सब बगैर एक पैसे दिए हो रहा है। राजस्थान में हमने 2 लाख रोजगार दिए, तेलंगाना में भी हम 2 लाख रोजगार देंगे। छत्तीसगढ़ में हर जिले में इंग्लिश मीडियम स्कूल बनवाया, राजस्थान के गांव-गांव में इंटरनेशनल लेवल के स्कूल खुलवाए हैं। यहाँ तेलंगाना में हर जिले में हम इंटरनेशनल लेवल के स्कूल खुलवाएंगे और नौजवानों के लिए एक विद्या भरोसा कार्ड आएगा जिससे 5 लाख रुपए तक उनको ब्याज मुक्त फ्री लोन मिल सकेगा शिक्षा के लिए। तो अब मुझे बताओ, बीआरएस के और 5 साल चाहिए कि कांग्रेस की एक अच्छी सरकार चाहिए जो आपके लिए काम करे? फार्म हाउस की सरकार चाहिए या प्रजापालना भवन की सरकार चाहिए? आपको प्रजाला तेलंगाना चाहिए कि नहीं? मेरे साथ बोलो, मारपू कावाली कांग्रेस रावाली। ना तो अनंडी। मारपू कावाली कांग्रेस रावाली। मारपू कावाली कांग्रेस रावाली। बदलाव लाओ, रेवंत जी को भारी से भारी बहुमत से जिताओ, మార్పు తీసుకురండి రేవంత్ अपनी రెడ్డి గారిని सरकार बनाओ, तेलंगाना का एक एक सपना साकार करो और मेरे साथ जोर से बोलो, जय बोलो तेलंगाना, జై బోలో తెలంగాణ, जय बोलो तेलंगाना, जय बोलो तेलंगाना। जय हिंद, धन्यवाद।